हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्लासी का युद्ध पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध और मीर कासिम के बारे में और द्वैध शासन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कल मैंने आपको बताया था मीर जाफ़र को हटा करके मीर कासिम को 1760 में बंगाल का नवाब बना दिया गया था। अब 1760 से 63 तक मीर कासिम रहता है। मीर कासिम अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारियों में सर्वाधिक योग्य था। उसने नवाबी प्राप्त करने के बाद बंगाल के गवर्नर वेनस्टार्ट को 5 लाख, हॉलवेल को 2,70,000 रुपये व कंपनी के अन्य अधिकारियों को भी भरपूर मात्रा में धन दिया। तो वेनस्टार्ट ही था बंगाल का गवर्नर जिसने मीर कासिम को लाया था नवाब के पद पर। तो इसलिए मीर कासिम ने वेनस्टार्ट को 5 लाख रुपए दिए, हॉलवेल को लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा रुपए दिए और अन्य छोटे छोटे अधिकारी थे उनको भी दिया। अब मीर कासिम चाहता था कि धीरे धीरे अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप कम किया जाए। तो ये अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से बचने के लिए अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। ये कई बार पूछा गया है कि बंगाल का कौन सा नवाब था जो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, क्योंकि मुर्शिदाबाद में अंग्रेज़ों का दबदबा था। तो मुर्शिदाबाद में अंग्रेज़ों का दबदबा था, इसलिए मुर्शिदाबाद से कहाँ जाना चाहता था? मुंगेर। राजस्व प्रशासन में भ्रष्टाचार को समाप्त करने व आय बढ़ाने के कई उपाय किए। उसने बिहार के नायब सूबेदार राम नारायण को बर्खास्त कर उसकी हत्या कर दी, क्योंकि वह बिहार की आय व्यय का ब्यौरा नहीं देता था। तो मीर कासिम का एक उद्देश्य भी था कि शासन प्रशासन में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको दूर किया जाए। इसके लिए राम नारायण को इसने मरवा दिया, क्योंकि ये बिहार की आय व्यय का ब्यौरा नहीं देता था। बिहार भी बंगाल के अधीन था। गुरगिन खां नामक आर्मेनियन के नियंत्रण में सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया और मुंगेर में तोप निर्माण हेतु कारखाना भी स्थापित किया। अब देखिए, ये तैयारी कर रहा है मीर कासिम, यूरोपीय ढंग से अपनी सेना प्रशिक्षित कर रहा है और मुंगेर में तोप निर्माण हेतु कारखाना स्थापित कर रहा है जहाँ पे तोप वगैरह बनाए जाए। यानी पूरी तैयारी कर रहा है अंग्रेज़ों से लड़ने की। अब अंग्रेज़ को समझ में आ जाता है कि ये हमसे संघर्ष करना चाहता है। अंग्रेज़ों द्वारा 1717 में एक फरमान द्वारा दस्तक का दुरुपयोग हो रहा था। तो ये मैंने आपको बताया 1717 का जो फरमान था ये फर्रुखसियर ने अंग्रेज़ों को दिया था और अंग्रेज़ लगातार इसका दुरुपयोग कर रहे थे। मीर कासिम को पता था। मीर कासिम ने क्या किया, मार्च 1763 में सभी प्रकार के आंतरिक व्यापार की चुंगी समाप्त कर दी। यानी सभी प्रकार के आंतरिक व्यापार पर चुंगी हटा दिया। इससे अंग्रेज़ों को मिलने वाला लाभ समाप्त हो गया। यानी कि अब भारतीय व्यापारी भी चुंगी से मुक्त हो गए, आज़ाद हो गए। तो भारतीय व्यापारी का सामान भी सस्ता बिकने लगा, यानी कि अंग्रेज़ों का लाभ कम हो गया। मीर कासिम ने बर्दवान, मिदनापुर, चटगांव वापस लौटाने की मांग की, जिससे अंग्रेज़ व मीर कासिम के बीच संघर्ष हुआ। इसके अलावा कलकत्ता काउंसिल ने बातचीत के लिए अपने सदस्य हे एवं अमायत को भेजा, लेकिन मीर कासिम ने हे को बंदी बना लिया और अमायत की हत्या करवा दी। कंपनी ने जुलाई 1763 में मीर कासिम को बर्खास्त कर फिर से मीर जाफ़र को नवाब बना दिया। अब मीर कासिम ने गवर्नर को लिखा कि आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं और अधिकारों का अनादर करते हैं। सैन्य पराजय और पटना हत्याकांड। अब कहा जाता है जुलाई 1763 में मीर कासिम को मेजर एडम्स ने कारवा नामक स्थान पर पराजित किया। अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को कहाँ पराजित कर दिया? जुलाई 1763 में कारवा के युद्ध में पराजित कर दिया। गिरिया और उधौनौला के युद्ध में भी मीर कासिम को पराजित किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। तो मीर कासिम मुंगेर छोड़कर पटना चला गया। 1763 में पटना में हुए हत्याकांड में मीर कासिम ने बहुत से अंग्रेज़ों को, लगभग 148 अंग्रेज़ को मार दिया। अंग्रेज़ों को मारने का कार्य मीर कासिम के आदेश पर जर्मन अफसर वॉल्टर रहेहार्डर ने पूरा किया, जो सुमरू के नाम से प्रसिद्ध था। यानी कि 1763 में पटना जाकर के 148 अंग्रेज़ों को मीर कासिम ने मरवा दिया और ये फिर दिसंबर 1763 में कहाँ भाग जाता है?
अवध में भाग जाता है। अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास भाग गया। ये देखिए, अब जब ये अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास मीर कासिम जाता है तो वहाँ पे मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय पहले ही बैठे थे, यानी 3 लोग मिल गए वहाँ पे। अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम जो अभी गया था, इन तीनों ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ षड्यंत्र रचा, युद्ध करने का एक प्लान बनाया। मीर कासिम ने मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक सैन्य गठबंधन बनाया। अंग्रेज़ी सेना का नेतृत्व इसमें किया हेक्टर मुनरो ने, और इसे ही हम लोग बक्सर का युद्ध कहते हैं। 23 अक्टूबर 1764 को हुआ। तीनों की संयुक्त सेना ने 23 अक्टूबर 1764 को बिहार के आरा ज़िले के पास बक्सर के मैदान में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेज़ी सेना से मुकाबला किया, लेकिन इस युद्ध में ये तीनों सेनाएं हार जाती हैं, अंग्रेज़ जीत जाते हैं। इस समय बंगाल का गवर्नर वेनस्टार्ट था। अंग्रेज़ी सेना का नेतृत्व पहले कार्नक ने किया, लेकिन जब वो भाग गया तब हेक्टर मुनरो ने किया। अंग्रेज़ों ने युद्ध से पहले ही अवध की सेना के असद खां व रोहतास के सूबेदार शाहमल एवं जैनुल आबदीन को रिश्वत देकर अपनी तरफ मिला लिया था। अब देखते हैं बंगाल की राजनीतिक स्थिति। बक्सर के बाद बंगाल की राजनीतिक स्थिति। तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफ़र। यानी जब बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, उस समय नवाब कौन था? मीर जाफ़र, क्योंकि मीर कासिम तो शुजाउद्दौला के पास चला गया था। अब बक्सर युद्ध से बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर कंपनी का प्रभुत्व स्थापित हो गया, साथ ही अवध अंग्रेज़ों का कृपा पात्र हो गया। अंग्रेज़ भारत की एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरे। तो ये पहला प्रभाव था, यानी राजनीतिक स्थिति पूरी तरीके से बदल गई। फरवरी 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद कंपनी ने उसके पुत्र नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया। किसको बनाया? मीर जाफ़र की जब मृत्यु हो जाती है 1765 में, तो मीर जाफ़र के पुत्र नजमुद्दौला को एक कठपुतली नवाब बनाया। नजमुद्दौला को नवाब बनाते हुए बंगाल की सुरक्षा के लिए एक अंग्रेज़ सेना नियुक्त की जाती थी, जिसके खर्चे के लिए नवाब प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए देने को तैयार हो जाता है। यानी बंगाल में एक अंग्रेज़ी सेना रखी जाएगी, तो उसका खर्चा कौन देगा? बंगाल का नवाब यानी नजमुद्दौला देगा। अल्पवयस्क नजमुद्दौला मीर जाफ़र की विधवा मुन्नी बेगम के संरक्षण में नवाब बना। बाद में नंद किशोर ने वॉरेन हेस्टिंग्स पर मुन्नी बेगम से 3.5 लाख रुपए घूस का आरोप लगाया, जिसके आधार पर हेस्टिंग्स पर इंग्लैंड में अभियोग चला था। रॉबर्ट क्लाइव की वापसी और इलाहाबाद की पहली संधि बहुत इम्पोर्टेंट है। इलाहाबाद की संधि, 2 संधियाँ हुई थी, एक 12 अगस्त को हुई 1765 में और एक 16 अगस्त को हुई। तो मई 1765 में वेनस्टार्ट के स्थान पर फिर से एक बार क्लाइव को भारत का गवर्नर बनाकर भेजा गया। एक तो 1757 से 60 तक रहा था क्लाइव, फिर 60 में चला गया था। फिर इसके बाद आता है वेनस्टार्ट, और फिर वेनस्टार्ट के बाद दोबारा कौन आता है? क्लाइव। यानी 1765 में फिर से आ गया क्लाइव। संधि करने के लिए इसको बुलाया गया था। तो 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव ने मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की पहली संधि की। इलाहाबाद की पहली संधि किसके किसके बीच हुई? मुग़ल बादशाह शाह आलम और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। कब हुई? 12 अगस्त 1765 को। अब इसकी शर्तें क्या थी? सबसे पहली शर्त ये थी कि मुग़ल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी। दीवानी कहने का मतलब ये है राजस्व वसूलने का अधिकार। यानी अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा का राजस्व वसूलने का काम कौन करेगा? कंपनी करेगी। ये मुग़ल बादशाह ने लिखित रूप में दे दिया। फिर दूसरा है, कंपनी ने अवध के नवाब से छीनी गई कड़ा व इलाहाबाद के किले मुग़ल बादशाह को सौंप दिए। अवध से कंपनी ने क्या किया? अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के किले, या कहीं कहीं ज़िला लिखा होता है, कहीं कहीं किला लिखा होता है,
तो इसको छीनकर मुग़ल बादशाह को सौंप दिया गया। शाह आलम द्वितीय ने नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार कर लिया। चौथा है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी के बदले कंपनी ने शाह आलम को 26 लाख रुपए सालाना पेंशन देना स्वीकार किया। कंपनी ने कहा कि ठीक है, आपने हमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा का राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया है, तो इसके बदले में 26 लाख रुपए आपको सालाना हम देंगे। ये मुग़ल बादशाह से वादा किया कंपनी ने। इसके अलावा हैदराबाद के उत्तर के ज़िलों जैसे उत्तरी सरकार को अंग्रेज़ों की जागीर के रूप में मान्यता मिल गई। ये पहली संधि थी मुग़ल बादशाह के साथ हुई। अब दूसरी संधि होती है इलाहाबाद की, और ये संधि होती है 16 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच। तो इसमें पहली शर्त यही थी जो मैंने आपको बताया कि इलाहाबाद व कड़ा के किले अवध के नवाब से लेकर के मुग़ल बादशाह शाह आलम को दे दिया गया था, ये पहली। फिर युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए कंपनी को 2 किस्तों में 50 लाख रुपये दिए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी को 50 लाख रुपये कौन देगा? अवध का नवाब देगा, और 50 लाख रुपया 2 किस्तों में देगा, यानी 25-25 लाख करके, या एक बार 25 दे दिया, दूसरी बार 25, या एक बार 30 दे दिया, दूसरी बार 20। कहने का मतलब दो ही किस्त में देना। फिर तीसरी शर्त यह है कि बनारस के जागीरदार बलवंत सिंह को नवाब ने उनकी जागीर लौटा दी। यानी अवध के नवाब जो थे उन्होंने बनारस के जागीरदार बलवंत सिंह को उनकी जागीर लौटा दी। इस संधि के तहत अपने राज्य में अंग्रेज़ों को कर मुक्त व्यापार की सुविधा भी दी। एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना भी स्वीकार कर लिया। अब इलाहाबाद की संधि से कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई। इन दीवानी अधिकारों से इन प्रांतों में प्रशुल्क उद्ग्रहण, लगान वसूल करने तथा असैनिक न्याय की देखभाल करने, ये सब अधिकार कंपनी को मिल गए। दीवानी और प्रशासन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान करने का सर्वप्रथम विचार क्लाइव के मस्तिष्क में आया। इलाहाबाद की पहली संधि में 4 एवं दूसरी संधि में 7, यानी टोटल 11 उपबंध थे। पहली संधि जो हुई उसमें 4 उपबंध यानी 4 शर्तें थीं, और दूसरे में 7 शर्तें थीं, यानी टोटल 11 थे। माणिक चंद ने कंपनी को शाह आलम से बंगाल के दीवानी अधिकार लेने की सलाह दी थी। तो याद रखिए, वही माणिक चंद है जिसने धोखे से कलकत्ता को अंग्रेज़ों को सौंप दिया था, और इसने रॉबर्ट क्लाइव को सलाह दी कि आप जो है शाह आलम द्वितीय से बंगाल की दीवानी ले लीजिए। तो माणिक चंद बहुत बड़ा धोखेबाज था। कंपनी ने 53 लाख रुपए बंगाल के नवाब को देकर निजामत के अधिकार भी खरीद लिए। निजामत यानी शासन प्रशासन का अधिकार भी खरीद लिया। क्लाइव के बाद वेरेलस्ट आता है 1767 से 69 ईस्वी तक। फिर 1769 से 72 तक कर्टियर बंगाल का गवर्नर बनता है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले गवर्नर कौन बनता है बंगाल का? रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760। फिर 1760 में चला जाता है और 1760 से 64 तक वेंसिटार्ड रहता है। फिर 65 में आ जाता है क्लाइव, और फिर क्लाइव के बाद वेरेलस्ट, और वेरेलस्ट के बाद कर्टियर। अब यहीं पे एक चीज़ शुरू होती है, बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 72 तक रहता है। यानी रॉबर्ट क्लाइव जो है वो बंगाल में द्वैध शासन स्थापित करता है। द्वैध शासन का मतलब ये है कि ऊपर तो बादशाह बना हुआ है, लेकिन जो दीवानी का अधिकार है वो कंपनी के पास आ गया, और सूबेदारी यानी जो निजामत का अधिकार है वो बादशाह के सिर पर है। यानी शासन, प्रशासन और जो उत्तरदायित्व है वो पूरा मुग़ल बादशाह और नवाब देखेंगे। और जो राजस्व वसूलने का अधिकार है, जो पुलिस प्रशासन व्यवस्था है, सेना है, वो सब किसके अधिकार में है? वो सब है कंपनी के अधिकार में। यानी 2 लोग शासन कर रहे हैं बंगाल पे, इसी को द्वैध शासन कहा गया। मुग़ल काल में प्रांतों में 2 प्रमुख अधिकारी होते थे, एक सूबेदार, एक दीवान।
सूबेदार का कार्य होता था निजामत अर्थात पुलिस व कानून की व्यवस्था बनाए रखना, जबकि दीवान का कार्य होता है राजस्व वसूलना। अब देखिए कंपनी ने क्या किया, इसको देखते हैं। कंपनी ने 26 लाख रुपए वार्षिक शाह आलम द्वितीय को दिए और इसके बदले में दीवानी कार्य खुद ले लिए। 53 लाख रुपए बंगाल के नवाब को देकर के निजामत का कार्यभार भी ले लिया। यानी निजामत यानी पुलिस और प्रशासन का कार्यभार और टैक्स वसूलने का कार्यभार, ये सब कंपनी ने ले लिया। अब देखिए द्वैध शासन के अंतर्गत कंपनी दीवानी व निजामत का कार्य भारतीयों से करवाती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के हाथों में थी। मतलब पूरी शक्ति किसके हाथ में थी? कंपनी के हाथ में थी। लेकिन अब चूँकि कंपनी के अधिकारी अगर काम करेंगे तो ज़्यादा पैसे लेंगे, इसलिए कंपनी जो होती थी वो ब्रिटिश अधिकारियों से काम न करवा करके भारतीय अधिकारियों से करवाती, भारतीय लोगों से काम करवाती थी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह का भार नहीं लेना चाहती थी। देखिए वो सीधे खुद कर संग्रह नहीं करती है, बल्कि भारतीयों से करवाती है। उसके पास कर वसूली के लिए मशीनरी व क्षमता नहीं थी। मशीनरी व क्षमता कहने का मतलब उसके पास उतने लोग भी नहीं थे, और अगर लोग थे भी तो उनसे अगर वसूल करवाती तो वो लोग यूरोपीय से ज़्यादा पैसे लेते। जो सैलरी होती है यूरोपीय की वो ज़्यादा होती, अगर भारतीय लोगों से करवाएंगे तो भारतीय लोग कम लेंगे। कंपनी प्रत्यक्ष रूप से जनता से संपर्क में नहीं आना चाहती थी, क्योंकि सारे भारतीय कंपनी के विरोध में आ सकते थे, और कंपनी ये भी डरती थी कि अगर हम खुद टैक्स वसूलेंगे तो भारतीय जनता भड़क सकती है, विद्रोह कर सकती है। तो इसलिए भारतीयों से ही पैसा वसूल करवाते थे, लेकिन मालिक खुद होते थे। अब बंगाल ने जैसे बंगाल में कंपनी ने मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया। बंगाल में जैसे बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी मिली, तो बंगाल में नियुक्त कर दिया मोहम्मद रजा खां को कि आप वसूलिए। बिहार में राजा सीताबराय को नियुक्त किया गया और उड़ीसा में दुर्लभ राय को नियुक्त किया गया। ये भारतीय प्रशासक थे, इनको कहा गया आप टैक्स वसूल करके कंपनी को दीजिए। मोहम्मद रजा खां उपनाजिम भी थे। इस तरह द्वैध शासन में दो शासक हो गए, कंपनी और नवाब। द्वैध शासन इलाहाबाद की संधि से क्लाइव ने स्थापित किया था, यानी 1765 से स्थापित हुआ। और क्योंकि यह बंगाल में कंपनी के विविध अधिकार स्थापन से उत्पन्न होने वाले उत्तरदायित्व से बचना चाहता था। कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ बड़े शब्दों में समझा दिया है। एक तरफ से कंपनी शासन कर रही थी, एक तरफ नवाब। अब कंपनी के पास क्या था? पूरा अधिकार था, पूरी शक्तियाँ थीं, लेकिन कोई उसका उत्तरदायित्व नहीं था, यानी जनता के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं था, जबकि अधिकार पूरा था। और नवाब जो था इसका जनता के प्रति पूरा उत्तरदायित्व था, लेकिन इसके पास बेचारे के पास कोई अधिकार नहीं था। यानी अगर कहीं विद्रोह होता है, जनता कहीं विद्रोह करती है, कहीं भ्रष्टाचार की चीज़ें पाई जाती हैं, तो उसका उत्तरदायी कौन होगा? नवाब होगा। नवाब से पूछा जाएगा कि आपके शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार है, चोरी है, डकैती है, ये है, वो है। कंपनी से कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि शासन एक प्रकार से तो नवाब ही कर रहा है। इसको कठपुतली बना दिया अंग्रेजों ने, शासन इसी को दे दिया है, जबकि वास्तविक शक्ति कंपनी के हाथों में, क्योंकि जिसके पास पैसा है, सेना है, पुलिस है, शक्ति तो उसी के पास है, कंपनी के पास। तो इसी को द्वैध शासन कहा गया। अब इसके परिणाम क्या हुए? द्वैध शासन के विनाशकारी परिणाम हुए। द्वैध शासन के कारण बंगाल में अराजकता व भ्रष्टाचार की स्थिति हो गई, व्यापार नष्ट हो गया, उद्योग धंधे चौपट हो गए, किसान भयानक गरीबी व भुखमरी के कारण शिकार हो गए, यानी भुखमरी के शिकार हो गए। भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का ह्रास हुआ या नष्ट हो गया, क्योंकि अंग्रेजों ने विभिन्न वैधानिक अधिनियमों के माध्यम से बंगाल के व्यापार पर एकाधिकार कर लिया था। द्वैध शासन 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग का अवसान हुआ, क्योंकि ब्रिटेन से होने वाली निर्यात की शुल्क दर अधिक थी। द्वैध शासन के समय 1770 ईस्वी में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें लगभग 1 लाख लोग भूख के कारण मारे गए। इस समय कार्टियर बंगाल का गवर्नर था। कॉर्नवालिस ने इंग्लैंड की संसद को कहा था कि मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 1765 से 84 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी, विश्वासघाती और लोभी
सरकार संसार में किसी भी सभ्य देश में नहीं थी। के.एम. पर्रिकर, इन्होंने 1765 से 72 के द्वैध शासन को डाकुओं का राज कहा है। ऐसे ही डॉडवेल हैं, ये कहते हैं बंगाल के द्वैध शासन को अधिकारों एवं उत्तरदायित्व के बीच तलाक कहा है, डॉडवेल ने। क्लाइव यहाँ से पढ़ते हैं। क्लाइव ने कंपनी के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने और निजी व्यापार को बंद करवा दिया। इससे हुई हानि की क्षतिपूर्ति के लिए क्लाइव ने 1765 में व्यापार समिति बनाई, जिसे नमक, सुपारी, तंबाकू के व्यापार का एक अधिकार दिया गया। 1768 में रॉबर्ट क्लाइव ने सोसाइटी फॉर ट्रेड को समाप्त कर दिया, यानी जो व्यापार समिति बनाई थी वो समाप्त कर दिया। 65 में बनाया और 68 में समाप्त कर दिया। अब श्वेत विद्रोह और द्वैध शासन का अंत। तो श्वेत विद्रोह क्या था? रॉबर्ट क्लाइव के समय मुंगेर व इलाहाबाद, मुंगेर यानी बिहार व इलाहाबाद के अंग्रेज सैनिकों ने दोहरे भत्ते को बंद करने के विरोध में सामूहिक त्यागपत्र की धमकी दी। दोहरा भत्ता उन्हीं सैनिकों को दिया जो बंगाल व बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। इस विद्रोह को श्वेत विद्रोह कहा जाता है। क्लाइव ने श्वेत विद्रोह को दबा दिया। द्वैध शासन का अंत। वॉरेन हेस्टिंग्स जब 1772 में आता है तो द्वैध शासन का अंत कर देता है 1772 में। 1767 में क्लाइव को इंग्लैंड की सरकार ने वापस बुला लिया। द्वैध शासन का अंत वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया। नवाबों का अंत 1765-66 के बाद, यानी नजमुद्दौला के बाद, जो 65 से 66 तक रहा था, लगभग 1-2 साल रहा। उसके बाद सैफुद्दौला बनता है, ये 66 से 70 तक रहता है। और सैफुद्दौला के बाद मुबारकुद्दौला बनता है, जो 70 से 75 तक रहता है। मुबारकुद्दौला नवाब बंगाल का अंतिम नवाब था। इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स ने उन्हें पेंशन देकर बंगाल की सत्ता अपने हाथ में ले लिया, यानी द्वैध शासन समाप्त कर दिया वॉरेन हेस्टिंग्स ने और पूरी सत्ता अपने हाथ में ले लिया। पहले क्या था, एक तरफ बंगाल का नवाब शासन कर रहा था, एक तरफ ब्रिटिश शासन कर रहा था, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस चीज़ को समाप्त करके पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली। कलकत्ता के न्यायाधीश एलिजा एम्पे ने बंगाल के नवाब मुबारकुद्दौला का भूसे से भरे एक बेताल के रूप में उल्लेख किया है। तो ये आपका जो प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, उसके बाद इलाहाबाद की संधि और द्वैध शासन, यहाँ तक का आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।